हेलो एवरीवन। हमारा लेसन फर्स्ट चल रहा है क्लास 12th का, जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम उद्यमी महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण और कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। उद्यमिता किसे कहते हैं और एक उद्यमी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, हम इसके बारे में आज इस पार्ट 4th में पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने जब 3rd पार्ट स्टार्ट किया था, वहां पे हमने लास्ट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में जाना था। आज हम इन दोनों योजनाओं को एक साथ दोबारा से पढ़ लेंगे, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में आपको बता दिया है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 योजनाएं दी गई है, तो दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए, मतलब इन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो ये कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत यह प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। तो पहली है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको कि मैं पार्ट 3rd में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं और यहां मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं। केजीबीवी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ये जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ये योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों और समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं जो कभी विद्यालय में दाखिल ही नहीं हुई है या जिन्होंने विद्यालय किसी कारण से छोड़ दिया है, को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाएं रह रही हैं और समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रही है, उन्हें शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत इस योजना में इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें केजीबीवी में प्रवेश पाने वाली यह सभी बालिकाएं प्रवेश स्तर की तैयारी के 6 माह से 1 वर्ष तक सेतु पाठ्यक्रम का अध्ययन करती हैं। यह एक सेतु पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत ये छात्राएं अध्ययन करती हैं। इन लड़कियों के लिए केजीबीवी में प्रवेश का इसमें 6 क्लास से प्रवेश लिया जाता है। केजीबीवी प्रत्येक जिले के पिछड़े हुए खंडों में खोले जा रहे हैं। यह योजना अभी हाल ही में बने भारत सरकार के कानून राइट टू एजुकेशन को लागू करने में सहायक हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय के बारे में विद्यालय के बारे में बताया गया है। अब सेकंड योजना है जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यहाँ पे आप याद रखना, पहला शब्द है बेटी बचाओ। इसमें सबसे पहले हमें बेटियों को बचाना है। वो किस तरीके से बचाना है कि भ्रूण हत्याओं को रोकने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, और उसके बाद बेटियों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। तो यह योजना कब लागू की गई स्टूडेंट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 22 जनवरी 2015 को यह योजना पानीपत हरियाणा से लागू की गई। और ये किसके द्वारा शुरू की गई? यह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स? इसका उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, बालिका लिंगानुपात में गिरावट को रोकना। लिंगानुपात क्या है? अगर भ्रूण हत्याएं यह जानकर होती रही कि जन्म लेने वाली बालिका है, तो लड़कों की जो लिंगानुपात है वो बढ़ जाएगा और जो बालिकाएं हैं उनका कम हो जाएगा। तो यह डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इस डिफरेंस को रोका जाना चाहिए, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये 3 मंत्रालयों के संयोग से की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, और तीसरा मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में किया जा रहा है। मतलब कि इसमें 3
मंत्रालय सम्मिलित होकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष के होने तक माता पिता को धनराशि जमा करानी होगी। बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद धनराशि का 50% भाग निकाला जा सकता है, और जब बेटी 21 वर्ष की पूरी होने के बाद बेटी के विवाह के लिए पूरी धनराशि निकाली जा सकती है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेटियां पैदा हो किसी भेदभाव के बगैर, मतलब लड़के और लड़की में कोई भेदभाव ना किया जाए, ना उनकी शिक्षा के स्तर पर भेदभाव किया जाए, ना उनके पालन पोषण में भेदभाव किया जाए। उनका पालन पोषण हो, वह शिक्षा प्राप्त करे, ताकि अधिकारों के साथ इस देश की सशक्त नागरिक बन सके। तो ये दो मुख्य योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट, जिसमें हम उद्यमी महिलाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर में किरण मंजुमदार शाह के बारे में बताया गया है कि यह एक जैव प्रौद्योगिकीविद, बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक और एक प्रख्यात उद्यमी महिला हैं। अभी आपने आपके 11th क्लास के अंदर आपने EMC प्रोग्राम के बारे में जाना, वहां पे आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना कि कौन व्यक्ति हैं जो कि उद्यमिता की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इस तरीके का आप पढ़ भी चुके हैं, और आगे अभी उद्यमिता की डेफिनेशन भी आएगी जिसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किरण मंजुमदार शाह के बारे में बताया गया है कि यह एक जैव प्रौद्योगिकीविद हैं, और यह बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक, एक प्रख्यात उद्यमी महिला हैं। इन्होंने अपनी व्यवसायिक जीविका कॉल्टर्न एंड यूनाइटेड बेवरेजेस में एक खमीर किण्वन प्रशिक्षु के रूप में काम प्रारंभ किया, और 1978 में अपनी स्वयं की एक कंपनी बायोकॉन इंडिया लिमिटेड बनाई। इनके नेतृत्व में बायोकॉन योजनाबद्ध तरीके से शोध का सूत्रपात करने वाली, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चेस किए जाने वाली एकीकृत जैव औद्योगिक और निर्माता कंपनी बन गई है। आज बायोकॉन भारत की एक अग्रणी उद्यम है। किरण मंजुमदार शाह को बहुत से प्रतिष्ठा पूर्वक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से? ET व्यावसायिक महिला, अग्रणी निर्यातक, प्रौद्योगिकी पथ प्रदर्शक और सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी के रूप में इन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठा पूर्वक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और यह एक आदर्श उद्यमिता के रूप में सदैव बनी रहेंगी। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में महिला उद्यमिता के बारे में बता रखा है, जहां किरण मंजुमदार शाह के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट इज, अब हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे, और हमारे समाज के द्वारा क्या संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। तो श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके द्वारा संचालित की जा रही है स्टूडेंट्स? यह महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एक अच्छी और सम्मानजनक कमाई करने वाली जीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, जिसमें कि मेहनत के साथ सम्मानजनक अपनी जीविका और रोजगार प्राप्त करना है। यह संस्था 1959 में 7 सदस्यों के साथ आरंभ हुई थी, और 1966 में मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम तथा समितियां पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई हैं। इसी दौरान इस संस्था को खादी और ग्रामीण उद्योग के KVIC द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की गई। लिज्जत पापड़ को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार मिला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत किस उद्योग को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार मिला है? तो लिज्जत पापड़ को, जो कि एक महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है, इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग पुरस्कार प्राप्त हो रखा है। आज इनके उत्पादों में अब ये क्या क्या और बना रहे हैं? खाखरा, मसाले, बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपातियां,
केक और अन्य बेकरी उत्पाद शामिल है। यह संस्था पूरे भारत में 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध करा रही है, यानी महिलाएं स्वयं भी काम कर रही है और दूसरी महिलाओं को आगे ला रही हैं, और इसमें 40,000 सदस्यों के साथ यह स्वरोजगार कर रही है, यानी अपना स्वयं का रोजगार कर रही है, एक संगठन के रूप में मिलकर काम कर रही है। इनकी वार्षिक बिक्री 300 करोड़ रुपए की है, जिसमें बहुत से देशों को होने वाले निर्यात भी शामिल है। यानी भारत देश में महिलाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है, लिज्जत पापड़ जो बनाए जा रहे हैं और अन्य सामग्री जो बनाई जा रही है, उन्हें भारत के बाहर भी बेचा जा रहा है। इस प्रकार इस संस्था ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त किया है और महिलाओं का किसी भी समाज की तरक्की के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी उस समाज को आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। तो आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत देश की बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छे पोस्ट पे काम कर रही हैं, वो अपना स्वरोजगार चालू कर रखा है और वो अपने द्वारा बहुत सारे अन्य लोगों को भी उनकी जीविका के साधन दे रही हैं, उन्हें रोजगार प्रदान कर रही हैं। नेक्स्ट इज, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण किसे कहते हैं, जीवन कौशल और कार्य की गुणवत्ता क्या होती है। तो आप इस टॉपिक को लेके स्टूडेंट्स परेशान मत होना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने कार्य की परिभाषा पढ़ी, आपने अर्थपूर्ण कार्य की परिभाषा पढ़ी। इस टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में खाली ये ही समझाया है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारी अलग अलग मनोवृत्तियां होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है। जैसे अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पे हम दूसरों से ईर्ष्या करें कि नहीं मेरी सैलरी तो कम है और उसकी ज्यादा है, उसको तो ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है, मेरे को कम सुविधाएं दी जा रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्य में संतोष प्राप्त करना चाहिए और जो हमारी जिंदगी के, हमारी लाइफ के जीवन कौशल है, जो लाइफ स्किल्स हैं, हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर इस टॉपिक को देख के आप परेशान मत होना। इस टॉपिक में सिर्फ इतनी सी ही बात है कि कार्य के प्रति हमारी जो मनोवृत्ति है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो हमेशा संतोषजनक होना चाहिए। हमें दूसरों के काम को देख के मतलब उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उनसे देख के हमारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि उसे तो इतनी सुविधाएं मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, मेरे में क्या कमी है। तो ऐसी भावनाएं हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। जीवन कौशल और कार्य की गुणवत्ता के बारे में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे हमें एंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए और उससे हमें अपने आगे जीवन को जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। वो कैसे करना है, बस इस पूरे टॉपिक में यही बताया गया है। तो कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, कार्य के प्रति मनोवृत्तियां केवल कार्य या नौकरी के लिए ही नहीं होती है, वह इसलिए भी होती है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने कार्य की परिस्थिति को समझता है, कैसे नौकरी की परिस्थितियों और आवश्यकताओं तथा विभिन्न आवश्यक कार्य से निपटता है। मतलब अगर प्रॉब्लम आ रही है कार्य के दौरान तो वहां पे वो क्या अपने डिसीजन लेता है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे अब आप अभी स्टूडेंट हो तो वहां पे आप पढ़ाई का काम कर रहे हो तो आपके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास एक ही मोबाइल है और वो 2-3 बहन भाई एक ही मोबाइल से पढ़ रहे हैं, पर हमें अपने कार्य को ऐसा नहीं है कि हम उसमें ये सोच लें कि मैं अब आगे पढ़ नहीं पाऊंगी। नहीं, हमें अपना टाइम निकालना होगा। जिस समय भाई पढ़ रहा है उस समय हम उस समय जो लिखा हुआ काम है उसमें हम याद करने का काम कर सकते हैं। जैसे हमने कॉपी में नोट्स पहले बना लिए, अब जिस समय ब्रदर की क्लास चल रही है उस समय आप याद करने का काम कर सकते हैं। और अपने बहन भाइयों को भी आप इस तरीके से समझाइए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, हमें उसी से ही काम करना है और अपनी परिस्थितियों को समझना है, आवश्यकताओं को समझना है। क्योंकि इस समय बच्चों ऐसा माहौल चल रहा है जिस समय पूरे भारत देश में एक आर्थिक तंगी का भी दौर चल रहा है, जिसमें लोगों के पास काम की कमी है, लोगों की सैलरीज बहुत कम आ रही है, जितनी उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो हमें अपने कार्य के साथ
समझौता करना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए कि जो परिस्थिति आज सभी के साथ है वो आगे नहीं होगी, ये परिस्थितियों में सुधार आएगा। एक टाइम था जब लॉकडाउन भी था, पर फिर से लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने अपने हिस्से का काम करने लगे हैं। हर व्यक्ति अपने हिस्से का एक काम कर रहा है और उससे वो अपनी जीविका के साधन प्राप्त कर रहा है। तो हमें इन परिस्थितियों को समझना होगा। इस दौरान यानी किसी भी काम के दौरान या जॉब के दौरान, नौकरी के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या कठिनाइयां आ रही है, हमें इसे निपटने के साधन ढूंढने होंगे। एक व्यक्ति का नौकरी से संतोष अथवा असंतोष का अनुभव उसकी मनोवृत्ति से काफी प्रभावित होता है। मतलब हमारी जो मनोवृत्ति है, हम अपने मन को किस तरीके से, मनोवृत्ति यानी हम अपने मन की को किस तरीके से समझा रहे हैं। सारा खेल जो हमारे जिंदगी का है ना, वो हमारा मन है। हम अपने मन पे किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और उसको कैसे समझाते हैं, सारी बात इसके ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही व्यक्तिगत बोध और उसके द्वारा दूसरे से की गई तुलना से प्रभावित होता है। मतलब जब हम क्यों परेशान होंगे जब हम दूसरे से तुलना करेंगे, पर अगर हम किसी से कंपैरिजन ही नहीं करेंगे तो हम दुखी भी नहीं होंगे। अभी आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में आपके बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं जो आपके पास रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हम वो घर में भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कंपैरिजन बहुत हद तक कम हो गया है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं वो आज इतने महंगी ड्रेस पहन के आई थी, मेरे पास ये है, मेरे उसके पास इतना अच्छा बैग है, मेरे पास नहीं है। तो हम एक दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं और हम परेशान होने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने प्राप्त वेतन की तुलना दूसरे व्यक्ति के वेतन से उसके काम के उत्तरदायित्व, अर्जित योग्यता, कार्य उत्पादन, काम के उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है कि जो ज्यादा सैलरी ले रहा है वो काम भी तो ज्यादा, मतलब उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो ज्यादा होगी। हमें यह भी सोचना चाहिए उसके जो अर्जित योग्यता है, एजुकेशन लेवल पे देखी जाए या उसके एक्सपीरियंस लेवल पे देखी जाए कि उसको काम करते हुए बहुत साल हो गए हैं, तो उसकी वेतन ज्यादा होगी। कार्य उत्पादन सच्चाई और समर्पण पर विचार किए बिना करता है तो उसमें असंतोष पैदा होने की संभावना हो जाती है। यानी हम यहाँ पे समझे कि जो हमारी कार्य के प्रति मनोवृत्तियां हैं वो दो प्रकार से, या तो हम उस कार्य से संतोष प्राप्त करते हैं या हम उस काम से असंतोष प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर किसी व्यक्ति की नौकरी के सभी पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की वास्तविक छानबीन से संतोष और प्रसन्नता की संभावना अधिक होगी। यानी हम अगर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमें अपने काम में प्रसन्नता भी होगी, संतोष भी प्राप्त होगा। और अगर हम नकारात्मक चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमें असंतोष प्राप्त होगा। बस आपके टॉपिक में एक ये बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हमें दूसरों से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी योग्यता को, अपने कौशल को, अपनी जो योग्यता है उसके आधार पे हमें अपना आगे करियर डिसाइड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हमें असंतोष प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज, अधिकांश व्यक्ति प्रतिदिन अपना काफी समय काम में व्यतीत करते हैं, अतः कार्य की दिनचर्या का महत्व स्वास्थ्य की अच्छी आदतों से जुड़ा है, जैसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना, संतुलित भोजन और पूरी नींद लेना, अवकाश के समय को सक्रिय रूप से व्यतीत करने पर जोर देना। तो हमें अपनी दिनचर्या को भी इंपॉर्टेंस देनी है, हमें अच्छी आदतों को भी इंक्लूड करना है, जिसमें कि हम स्वास्थ्यवर्धक भोजन ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि हमने कारक जब पढ़ा था कार्य का, तो हमने पढ़ा था कि जो स्वास्थ्य है वो कार्य के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम सही प्रकार से काम नहीं कर सकेंगे। हमारा बीमार होना हमारे कार्य के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? हमें संतुलित भोजन लेना है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन ग्रहण करना है, और हाँ स्टूडेंट्स, अपनी नींद पूरी लेनी है। अवकाश के समय को, जब भी आपका हॉलीडे हो, जब भी आपकी छुट्टी हो, उसे आप एंजॉयमेंट के साथ, मस्ती के साथ एंजॉय करें और वो पूरा दिन अपने
दूसरे काम जो कि आपका मेन काम है उससे अलग दूसरे काम करें और उसमें आप एंजॉय फील करें, मस्ती करें और अपने दिन को अच्छा महसूस करें, क्योंकि आप जब संतुष्टि प्राप्त करेंगे कि भाई आज मैंने अपना संडे बहुत अच्छे से एंजॉय किया, दिस इज योर सेटिस्फेक्शन। और जब आप इस सेटिस्फेक्शन को लेते हो तो आपका दिल, आपका मन सब बहुत खुश रहता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। ठीक है, परंतु अक्सर कुछ लोग काम को इस दृष्टि से देखते हैं कि उन्हें यह किसी प्रकार का या कैसे करना है, इसलिए कार्य का आनंद लेने में असमर्थ रहते हैं अथवा काम में आनंद की सोचते भी नहीं है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को परितोष और सीखने के स्रोत के रूप में देखता है तो नौकरी का संतोष सुनिश्चित हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था जिसमें था कि भी 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे हैं, यानी वो काम कर रहे हैं। अब उन तीनों के सोचने का तरीका अलग अलग था। एक का था जिसमें वो चाहता था कि ये मेरी जॉब है, बस मुझे जॉब करना है और आज का काम करके खत्म करना है। दूसरा व्यक्ति सोचा था कि नहीं, ये मेरी जीविका का साधन है तो मुझे इसे अलग तरीके से करना है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो कहता है कि मैं ये पत्थर तोड़ के एक मूर्ति बनाऊंगा, यानी वो अपने कौशल से जब तक वो मूर्ति नहीं बनती है, उसे संतोष प्राप्त नहीं होता है, तो वो उसके अंदर एक नई चीज लेता है, एक नई चीज सोचता है, आनंद की अनुभूति करता है और अपने कार्य में संतोष प्राप्त कर रहा है। काम तो तीनों ही व्यक्ति सेम ही कर रहे थे, पर तीनों का सोचने का तरीका अलग अलग है और संतोष प्राप्त करने का तरीका अलग अलग है। दूसरी ओर कुछ लोग अपने कार्य का आनंद लेते हैं, चुनौतियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, कठिन कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालते हैं और उन्हें अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस होता है कि जो भी चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं वो उसमें नेगेटिव बात नहीं सोचते हैं, बल्कि उसे पॉजिटिव वे से करने की सोचते हैं। जैसे मैं अगर अभी की बात करूं कि ये जो महामारी का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है। जो मीडिया को जाना है, किस तरीके से मोबाइल को यूज किया जाता है, किस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तैयार किए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी इस ज्ञान को अर्जित किया है। छोटे छोटे बच्चे अपने आप क्लासेस ले रहे हैं, वो जूम के ऊपर क्लास ले रहे हैं, वो वहां से, यानी जो उन्होंने एक नए दृष्टिकोण के साथ इस चीज को स्वीकार किया है और एक सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार किया है, तो उस काम में अब वो आनंद लेने लगे हैं। इसी प्रकार उनकी जीविका में प्रगति के अवसर और उनकी योग्यता, जब भी कोई व्यक्ति कोई जॉब करता है और उसमें संतोष प्राप्त करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो उनकी योग्यता, कौशल, ज्ञान का उपयोग, व्यक्तिगत प्रसन्नता और संस्था के कार्य जीवन की गुणवत्ता में योगदान करता है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसका नाम आगे होगा, क्योंकि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, अपने ज्ञान का पूरा यूज कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रसन्नता होनी बहुत जरूरी है। आप चाहे पढ़ाई करें, चाहे कोई जॉब करें, आप खाना भी बना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो अगर आप खुश होके खाना बनाएंगे तो उस खाने का टेस्ट ही बहुत डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि हम जब प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद एक इतनी अच्छी भावना से बना हुआ होता है। जब आप अपने घर पे बनाते हैं तो आप देखेंगे उसका टेस्ट रोजाना जो खाना बनाया जाता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रसन्न मन से उस भोजन को तैयार किया है। तो ये हमारे कार्य जीवन की गुणवत्ता, मतलब हमारे जो जीवन की गुणवत्ता में है उसे बढ़ाता है। इस तरीके से किया हुआ कार्य हमारे जीवन की गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम आजीविका के लिए जीवन कौशल क्यों जरूरी है। मतलब हम कोई भी अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए जीवन कौशल की क्या आवश्यकता है, हम इसके बारे में जानेंगे कि अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए जीवन कौशल वह क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने में योग्य बनाती है। कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक चुनौती है, आप
स्टूडेंट है तो आपके पास भी चुनौती है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है। हो सकता है आपके मोबाइल में रिचार्ज है या नहीं है, आपको यूट्यूब से वीडियोस भी देखने हैं, आपको लिखना भी है। ऐसे ही आपके पेरेंट्स के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आ रही है कि जो उन्होंने सामान घर पे कुछ बनाया है उसे अगर बाजार में बेचने जा रहे हैं तो अलग अलग चुनौतियां उनके सामने आती हैं, तो वो उन चुनौतियों से हर दिन निपटने की कोशिश करते हैं और हर दिन को एक नए तरीके से जीते हैं, खुश होके जीते हैं। जीवन कौशल महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है कि जीवन कौशल लोगों को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने में सहायता करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन भर काम आते हैं और सभी परिस्थितियों में जीवन को प्रोत्साहित और स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समर्थ बनाते हैं। इस लाइन का क्या अर्थ है कि हम अपनी हर दिन हमारे सामने एक नई चुनौतियां हैं, हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और अपने कार्य को अलग अलग तरीकों से करना है जिससे कि हम अपने कार्य के अंदर संतोष प्राप्त कर सके, हम अपने कौशल को बढ़ा सके, यानी कि स्किल्स को बढ़ा सके। क्योंकि काम हम छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने चुनौती आ रही है तो मैं उस काम को छोड़ दूंगी। एक इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरे ये वीडियोस देख तो बहुत सारे लोग रहे होते हैं पर लाइक बहुत कम लोग करते हैं। पर लाइक नहीं करते इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो इसे सुनते हैं और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो एक नए तरीके से बनाया जाए जिससे कि आपको वो समझ में आए और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से इस काम को कंप्लीट करने की सोचती हूँ। तो आप सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किया करें। अगर किसी को एप्रिसिएशन करते हैं तो उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उस एप्रिसिएशन को करना चाहिए जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवन कौशल चिंतन, मुकाबला करने और सामाजिक कौशल क्षमताएं हैं। यहाँ पे ये परिभाषा दी गई है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई है। जीवन कौशल की परिभाषा है कि जीवन कौशल क्या है। यहाँ पे आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप लिखेंगे कि यह एक चिंतन, मुकाबला करने और सामाजिक कौशल क्षमताएं हैं जो, यानी ये हमारी एबिलिटीज हैं जो लोगों और उनके परिवार के बीच पारस्परिक क्रियाओं को प्रोत्साहन करती है तथा विषम परिस्थितियों में व्यक्ति को उभरने की समरसता को बढ़ावा देती है। मतलब जो परिस्थितियां आ रही है, जैसे कि अगर परिवार में किसी भी व्यक्ति के सामने कोई चैलेंज आ रहा है, कोई चुनौती आ रही है, तो परिवार के दूसरे व्यक्ति उन विषम परिस्थितियों से उसे उबारने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे कि किस तरीके से हम इस काम को और सुचारू रूप से कर सकते हैं। यही हमारा जीवन कौशल है। जैसे कि आप 6 दिन पढ़ाई करते हैं पर 7वां दिन जो संडे का होता है, आपको लगता है कि नहीं आज थोड़ी देर टीवी देखूंगी, यानी आपने अपने जीवन का जो जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया है कि नहीं आज थोड़ा परिवर्तन लाया जाए। ऐसे ही हमारे सामने विषम परिस्थितियां आती हैं, हमें उनसे डरना नहीं होता, घबराना नहीं होता, बल्कि हमें आगे बढ़ना होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्यों आवश्यक है जीवन कौशल हमारी स्व जागरूकता के लिए आवश्यक है, हमें सेल्फ अवेयरनेस के लिए आवश्यक है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है कि जब हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे उस प्रॉब्लम को दूर कर सके, उससे हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन को, कि हम अलग अलग डिसीजन लेते हैं कि हमें इस परिस्थिति में किस तरीके से कार्य करना चाहिए, हम उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, एक क्रिएटिव सोच को डेवलप करते हैं कि किस तरीके से उस काम को और ज्यादा क्रिएटिव बनाया जा सके
करके सृजनात्मक चिंतन करते हैं, मनोभावों से जूझना, उस समय हमारे पास बहुत सारे हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, या इसे किस तरीके से और किया जा सकता है। तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर हमें उनके समाधान खुद को ढूंढने होते हैं, अपने परिवारजनों के साथ उन्हें शेयर करते हैं, तो हमें बहुत सारे नए आइडियाज मिलते हैं और हम अपने जीवन को जीने के जो कौशल है उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं। अंतरव्यक्तिक संबंध, परानुभूति, जिसमें हम किस तरीके से हम उस काम के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में हम क्या अनुभव करते हैं, हम उसमें संतोष का अनुभव करते हैं या असंतोष का अनुभव करते हैं। तनाव से जूझना, किसी भी कार्य के दौरान हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही होती है, स्ट्रेस चल रहा होता है कि हम उस काम को कैसे करेंगे, पर हमें उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन अपने आप निकालने होते हैं। और आलोचनात्मक चिंतन, तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमें अपने जीवन कौशल के अंदर किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कि भाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी खुद की जागरूकता बढ़ेगी, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, हम समस्याओं का सुलझा सकेंगे, सृजनात्मक सोच रखेंगे हम उसके बारे में, हम तनाव से दूर जाएंगे, हम उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सोच रखेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन कौशल को इम्प्रूव कर सकते हैं और जीवन कौशल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जीवन कौशल क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीकों से व्यवहार करने योग्य बनाती है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। ये मैं आगे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। यह महत्वपूर्ण बात है कि समुचित कौशल विकसित करें, यानी ये जितने भी स्किल्स हैं ये हमें अपने आप में विकसित करने होते हैं। अनुचित और नकारात्मक व्यवहार ना करें। उचित पर्याप्त ज्ञान, अभिवृत्तियां और मूल्य व्यक्ति को समुचित जीवन कौशल को विकसित करने में समर्थ बनाते हैं और नकारात्मक और अनुचित व्यवहार को रोकते हैं। अगर जैसे हम किसी भी बात के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, पर अगर हम उस बात को जानने की कोशिश करेंगे तो हम उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बल्कि हम उसके बारे में क्योंकि हमने उस बात के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा लिया है, हमने उसकी वैल्यूज को जाना है कि क्यों वो बात जरूरी है। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें जो सैलरी मिल रही है, हमें वो सैलरी किस आधार पे मिल रही है, और हमसे ज्यादा जिस व्यक्ति को वो सैलरी मिल रही है उसका आधार क्या है। जब हम इस बात को, इस ज्ञान को, पर्याप्त ज्ञान को जान लेंगे तो हम इस नेगेटिव बात को सोचेंगे ही नहीं और हम जानेंगे कि नहीं, मेरे में और उसमें ये डिफरेंस है, इसलिए मुझे इतनी सैलरी मिल रही है और दूसरे व्यक्ति को दूसरी सैलरी मिल रही है। यह समुचित जीवन कौशल स्वयं लोगों के स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहन देने में सहायता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स कि अगर हम अपनी अभिवृत्ति को, जीवन के जो कौशल है उन्हें अच्छा रखेंगे, उनके बारे में सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं, अगर हम सारा दिन नेगेटिव सोचते रहेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे और इसका प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे विकास के ऊपर पड़ेगा। हम उस एरिया में उतना विकास नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने काम को लेके नेगेटिव सोचते रहेंगे। तो व्यक्तियों को समाज में प्रभावशाली और रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। इनमें व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल सम्मिलित है। कौन से कौशल सम्मिलित है? व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत कौशल मतलब हम अपने स्किल्स को खुद समझे, जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, स्वयं को पहचानना, अपनी जो कौशल है, अपनी जो एबिलिटीज है, अपने जो गुण है, उन्हें पहचानना। और समाज में भी हमें यह आदत डालनी चाहिए कि जिन लोगों में गुण है हमें उन्हें आगे लाना चाहिए, उनके उस कौशल का यूज किया जाना चाहिए समाज के उत्थान के लिए, और व्यक्ति को अपने परिवार और समाज में आत्मविश्वास और क्षमता पूर्वक कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। जीवन कौशल क्षमताओं वास्तविक व्यवहार हैं जिन्हें कक्षा में पढ़ाना संभव नहीं है, बल्कि इनको हासिल करने में अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही सहायक हो सकता है। मतलब ये जो जीवन की कौशल है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें हमें बहुत अच्छी बातें बताई गई है, जिसके बारे में आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने नहीं सोचा होगा कि आपकी मदर भी जो घर में काम कर रही है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है उसकी? क्योंकि
मदर जो काम कर रही है उसके बदले में वो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और वो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस काम को कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस काम को पढ़ाई कर रहे हो। आपके फादर कोई काम कर रहे हैं तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अगर काम करूंगा तभी मैं अपने बच्चों को जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर पाऊंगा। तो इन क्षमताओं को, ये जो जीवन जीने के जो तरीके हैं, जो स्किल्स हैं, ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि जैसे जैसे हम काम करते हैं हमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है और हम उस अनुभव को अपने व्यवहार में सम्मिलित करते हैं। अब एक मॉडल दिया गया है, संकलनात्मक मॉडल दिया गया है कि क्या संकल्पना है इसके पीछे, कि ज्ञान, अभिवृत्ति और मूल्य जिसमें जीवन कौशल को अगर जोड़ा जाए तो हमें योग्यता हासिल होती है, जिसे हम अपने उस योग्यता से हम व्यवहार करते हैं और इस पॉजिटिव व्यवहार से, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम अपने स्वास्थ्य को, सकारात्मक स्वास्थ्य मतलब हम स्वस्थ रहते हैं, हम खुश रहते हैं। जैसे कि अभी जब ऐसा टाइम चल रहा था तो कोरोना के टाइम में लोग अपने घर में अपने टाइम को किस तरीके से स्पेंड कर रहे थे, उन्हें यूं लग रहा था कि हमें अब अगर हमें घर में रहने का समय मिल रहा है तो हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, हम उचित पोषण लें, हम संतुलित आहार लें, हम घर में ही योगा करें, हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चों में जो पेरेंट्स वर्किंग है और जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को टाइम देना शुरू किया। यानी जो परिस्थिति हमारे साथ चल रही थी, हम उसमें सकारात्मक सोच को इंक्लूड कर रहे थे और उस सोच के कारण हम खुद स्वस्थ महसूस कर रहे थे। जब हम अपने बच्चों के साथ योगा कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इवन इस समय बहुत सारे सरकार के द्वारा भी प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। आपने भी अपने स्कूल में योगा करते हुए वीडियोस बना के भेजे होंगे, तो ये उस समय आपको एक सुखद अनुभूति दे रहे थे। और इससे, इन सब से क्या होता है कि नकारात्मक व्यवहार में की रोकथाम होती है। तो ये एक मॉडल दिया गया है कि हम अगर ज्ञान, अभिवृत्ति और मूल्य के साथ जीवन के कौशल को इंक्लूड करेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, हमारी योग्यताओं में परिवर्तन आएगा, हमारा सकारात्मक स्वास्थ्य होगा, यानी कि हम स्वस्थ रहेंगे और हम जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम प्रभावी रूप से काम कर सकेंगे। और अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कार्यस्थल पर आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स कौन से होने चाहिए, जो कौशल हैं वो कौन से होने चाहिए जिन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो है उत्पादकता पूर्ण कार्य करना, काम करने वाला अपने रोजगार और काम में प्रभावी करने की आदतों और अभिवृत्तियों का प्रयोग करता है। मतलब हर दिन वो सोचता है कि मैं अपने काम को किस तरीके से इफेक्टिव वे से करूं जो कि मेरा काम और ज्यादा प्रभावी हो सके। ऐसा नहीं है कि अगर हम गलतियां कर रहे हैं किसी काम में तो हम उस काम को करना छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा व्यवहार में कभी नहीं लाना चाहिए। हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और उसे नए तरीके से, यानी कि सृजनात्मक सोच के साथ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप बहुत अच्छे से समझना। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इसके कुछ वर्ड्स हैं वो कठिन है पर उनका मतलब कुछ भी नहीं है। ये हमने यही तो पढ़ा है कि हमारी जो होम साइंस है वो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है हम यही तो सीख रहे हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसे उत्पादकता पूर्ण तरीके से करना चाहिए कि हमारे किए गए काम के रिजल्ट आने चाहिए। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल और प्रवीणता के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। उत्पादकता पर उत्साह, जोश और गतिशीलता का प्रभाव पड़ता है। यानी हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हम वो उस काम को कितने उत्साहपूर्ण कर रहे हैं, कितने जोश के साथ कर रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ता है कि वो काम, उस काम की उत्पादकताशीलता जो है वो बढ़ जाती है। रोजगार से लगाव और संस्था से अपनापन महत्वपूर्ण कार्य है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, कि हम कोई भी काम करें ना उसमें हमारा लगाव होना बहुत जरूरी है।
जैसे आप स्टूडेंट है तो आपका स्कूल के साथ लगाव होना जरूरी है, टीचर का एक स्टूडेंट के साथ लगाव होना बहुत जरूरी है। जब वो एक प्यार से लगाव के साथ बच्चों को पढ़ाएगी तो डेफिनेटली हर पॉइंट हर टॉपिक बच्चों को समझ में आएंगे और बच्चों का जो काम करने का तरीका होगा ना उसमें भी बदलाव आएगा। तो यह आपके स्कूल के लेवल पे हो सकता है, और जब हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमें लगाव होना चाहिए। हमारा यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे हम और उस काम को कैसे बढ़ावा दे सकें और उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऊपर ला सकें। सेकंड है प्रभावी ढंग से सीखना। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने लिखने और परिकलन के लिए जरूरी कौशलों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र से संबंधित अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए तथा उपकरणों और कार्यनीति का प्रयोग करने की क्षमता के लिए भी जरूरी कौशलों की आवश्यकता होती है। वह अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिए, क्षेत्र के विकास के साथ प्रगति करने के लिए अपने क्षेत्र की नवीनतम जानकारी रखना और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरणा भी उतनी ही आवश्यक होती है। इस पूरे पैराग्राफ का एक सिंपल सा अर्थ है कि हम कुछ भी सीख रहे हैं हमें अवेयर रहना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको सीखने की लगन होनी चाहिए। आपको जो भी नई जानकारी है, जितनी भी नवीनतम जानकारी है, उसको प्राप्त करना चाहिए। देखो आज बहुत सारे लोग थे जिन्हें जो मोबाइल है वो यूज करना नहीं आता था, पर लोगों ने अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाए हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, अब वो इन मोबाइल्स के ऊपर भजन सुनते हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें सुनते हैं, अपने पुराने दोस्तों से बात करते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन जीने के तरीके को बदल लिया है। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीखा है कि व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं, जूम कैसे यूज करते हैं, गूगल मीट कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से कोई वीडियो अपलोड करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अब खुद भी वीडियो अपलोड करने लगे हैं, जिसमें वो अपने हिसाब से नए तरीके से नोट्स बना रहे हैं, जो कि एक सृजनात्मक सोच का उदाहरण है। उनकी एक नई सोच है, उन्होंने इस पूरे कार्यकाल के दौरान सीखा है बहुत कुछ ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे नए तरीके से उस काम को सीख रहे हैं और उसे अपने व्यवहार में अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि स्वीकार रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट संप्रेषण, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो संप्रेषण है वो स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। जो भी बात किसी को समझाई जा रही है, बोली जा रही है, सुनी जा रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि व्यक्ति पर्याप्त रूप से सूचना, चिंतन और सुझाव दूसरों तक पहुंचा सके। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, तो व्यक्ति अपनी बात को सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। मिलजुल कर काम करना, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो मिलजुल कर करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने में, समस्याओं को सुलझाने में, झगड़ों को निपटाने में, सूचना उपलब्ध कराने में और प्रोत्साहन देने के लिए आपस में मिलजुल कर काम करना होता है। चाहे हम घर में रह रहे हो तब भी आप देखते हो कि हम मिलजुल कर जब काम को करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है, सभी व्यक्ति थकते नहीं है। और अगर ये सारा काम एक ही व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाए तो उसे उस काम को पूरा करने में पूरा दिन लग जाता है। तो हमें कोई भी काम हो उसे मिलजुल कर करना चाहिए। विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच होनी चाहिए। प्रत्येक सफल व्यक्ति कुछ नया करना और कुछ सृजन करना चाहता है। इस नाते पर विश्लेषणात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन के लिए विभिन्न सिद्धांतों और कार्यनीतियों को अपनाता है। मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर उसमें बहुत सारे नई नई सोच को इंक्लूड किया जाना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन किया जाना चाहिए, उसे एनालिसिस करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है और इस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य अपेक्षित कौशलों से संबंधित है कि एकाग्रता होनी चाहिए, यानी कि ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि किसी भी काम के अंदर होने चाहिए। हमें उस काम के अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, कुशलता, परानुभूति, व्यवहार कौशल, प्रशिक्षण देने, काम सौंपने, यानी कि अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं तो यह भी एक
ट्रिक होनी चाहिए कि हम किसी अपने से जो जूनियर्स हैं उनसे किस तरीके से काम को करवाया जाना चाहिए। आपका बात करने का तरीका प्रभावी होना चाहिए। आपका काम को आप ऐसे नहीं कि आप उनको काम दे दो, आप उन्हें कुछ समझाएंगे भी तो सही ना कि किस तरीके से वो काम होना चाहिए। तो हमें काम सौंपना भी आना चाहिए और दूसरों से कार्य करवाने की योग्यता, पूर्व शोध, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले उस काम के बारे में हम पूर्व शोध करते हैं कि पहले इसके ऊपर क्या क्या काम किए जा चुके हैं और अब किस तरीके के काम किए जा रहे हैं, और दृष्टिकोण, विभिन्न कार्यों करने की योग्यता, और हम भिन्न भिन्न कार्य किस तरीके से करते हैं, हमें यह योग्यता भी होनी चाहिए। तो हम किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, हमारा वर्किंग एरिया कुछ भी हो, पर ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स दिए गए हैं जो कि आपके पेपर के, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, हमें दूसरों से किस तरीके से काम करवाना है ये आना चाहिए, समय समय पर उस पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, अपने कौशल्स को बढ़ाना चाहिए और एक रचनात्मक सोच रखनी चाहिए कि किसी भी काम को और कितना अच्छे से किया जा सकता है। तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुकार्यकी। सुकार्यकी किसे कहते हैं, एग्रोनॉमिक्स क्या है। सुकार्यकी अपने अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन है ताकि व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को, कार्य करने की विधियों को, इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों के जटिल अंतर संबंधों को समझ सके। सुकार्यकी का अर्थ है कि जो भी लोग जिस जगह काम करते हैं वहां वो किन उपकरणों के साथ काम करते हैं और उन उपकरणों से उस कार्य को किस तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, और उन औजारों का, उपकरणों का पर्यावरण के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन सभी संबंधों को जानना सुकार्यकी कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, सुकार्यकी मानव और मशीन का सामंजस्य है। इसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलन, सामंजस्य, जिसमें लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य जिन मशीनों का यूज करके काम कर रहा है उनका उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसके कारण अगर शरीर पे प्रभाव पड़ता है तो इसके कारण स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। तो मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाना हो, उसे प्राप्त करने के लिए मानव जैविक विज्ञान के अनुप्रयोग को अभियांत्रिक विज्ञान के साथ शामिल किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई काम करने के लिए बैठ रहे हैं और हमारा बैठने का जो तरीका है वो सही नहीं है और उस गलत तरीके के कारण हमारे कमर में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, तो हमें अपने जिस जगह पे बैठ के काम किया जा रहा है, जिस कुर्सी टेबल के साथ बैठ के काम किया जा रहा है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मानव जैविक विज्ञान के अनुप्रयोग को अभियांत्रिक विज्ञान के साथ सम्मिलित किया गया, यानी उन उपकरणों के साथ सम्मिलित किया गया है। उन औजारों, मशीनों और कार्यस्थल को कार्य के अनुरूप डिजाइन किया जाता है ताकि तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ इसका। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं और रसोई में खाना बना रहे हैं तो आप आजकल देखेंगे कि मॉड्यूलर किचन बन गई हैं जहाँ पे बर्तन साफ करना बहुत इजी कर दिया गया है, और जो खाना बनाने वाली स्लैब है वहां की ऊंचाई निश्चित की जाती है कि जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है उसकी कमर में दिक्कत ना आए, उसे ना ज्यादा झुकना पड़े, ना वो नीचे होनी चाहिए ना ही बहुत ऊपर होनी चाहिए। इसी प्रकार किचन के अंदर बहुत सारी बातों का ध्यान में रखा जाता है जिससे कि जो वहां पे काम कर रही महिला होती है वो सुचारू रूप से अपने काम को समाप्त कर सके। ऐसे ही ऑफिस के अंदर भी जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां और जिन औजारों के साथ काम कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, उनकी डिजाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। एग्रोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
जिसका अर्थ है एग्रोन यानी काम, और नॉमिक्स यानी प्राकृतिक नियम। इसे मानव कारक अभियांत्रिक भी कहा जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। एग्रोनॉमिक्स कर्मचारी के अनुकूलन कार्य परिवेश बनाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य का अध्ययन करना है। इस प्रकार की कार्य परिस्थितियां उत्पन्न करने का उद्देश्य है कि यह कार्य परिस्थितियां मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होती और कर्मचारी कार्यबल को स्वीकार्य होती है एवं कार्य निर्णय और उत्पादकता के लिए अनुकूल होती है। इसका अर्थ है कि अगर सही एनवायरनमेंट में काम किया जाएगा तो हमारी जो कार्य की उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी। जो कर्मचारी लोग वहां पे काम कर रहे हैं उन्हें भी अपने लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जाएगा। अगर वो कठिन परिस्थितियों में और खराब वातावरण में काम करेंगे तो किसी भी काम को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सुकार्य के द्वारा जिन महत्वपूर्ण वस्तुओं पर विचार किया जाता है वह है श्रमिक क्षमता यानी शरीर क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों। जिस तरीके से काम किया जा रहा है और उसके ऊपर क्या तनाव है, क्या दबाव है, और ये दोनों एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। यानी शरीर क्षमता कि हमें ज्यादा थकावट ना हो उस काम से, कार्य की मांग जिसमें शामिल है प्रकृति और जटिलता, कर्मचारियों की आवश्यकता, अवधि, मुद्रा। एक कोई काम है उसको सिर्फ 2 जने कंप्लीट कर रहे हैं और उस काम को 5-7 लोग मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं तो वो काम जल्दी होगा। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए उससे संबंधित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अगर हम एक ही कर्मचारी को सारे काम कंप्लीट करने के लिए कहेंगे तो उस व्यक्ति के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमें समय अवधि का ध्यान रखना होता है कि एक निश्चित समय तक ही हम किसी से कार्य करवा सकते हैं और हम खुद कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उस कार्यकाल के दौरान हमें रेस्ट की भी आवश्यकता होती है और अन्य कार्य करने की भी आवश्यकता होती है। मुद्रा का अर्थ है कि जिस पोस्चर में हम काम कर रहे हैं हमारा बैठना, उठना, चलना सही सुचारू रूप से होना चाहिए। और कार्य परिवेश, शोर, आर्द्रता, कंपन, प्रकाश, ताप, जैसे बहुत ज्यादा शोर में भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे हर समय आर्द्रता रहती है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है और जो प्रकाश है वो सही तरीके से नहीं आता है, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका कि सुकार्यकी के अंदर ध्यान देना अति आवश्यक है, तभी किसी कार्य को सही तरीके से संपन्न किया जा सकता है। अगर ये कारक प्रभावित करेंगे तो कार्य करना मुश्किल हो जाता है। मानव मिति, शरीर का आकार और मापन करना। अब इसमें 4 स्तंभ के बारे में बताया गया है कि सुकार्यकी का अध्ययन 4 स्तंभों पर व्यवस्थित है, जो है मानव मिति यानी शरीर का आकार और मापन, जैव यांत्रिकी, पेशीय कंकालीय गतिविधियां और लगाए जाने वाला बल, शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि हमें अपने शरीर मानव मिति जिसमें ऊंचाई का, लंबाई का जो मापन किया जाता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो सही प्रकार से होना चाहिए, तो इसमें शरीर का मानव मिति टेस्ट किया जाता है। जैव यांत्रिकी, पेशी कंकालीय गतिविधियां, जिस भी काम को कर रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से बल लगाया जा रहा है उसके बारे में। शरीर क्रिया विज्ञान, उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि कोई काम है वहां पे कलर्स हैं तो वो कलर हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं, या कुछ अगर कहीं पे कोई वस्तु बनाई जा रही है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सांस के साथ अगर अंदर जा रहे हैं तो वो हमारे शरीर में क्या नुकसान कर रहे हैं, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। तो जहां पे भी काम किया जा रहा है वहां का एनवायरनमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो मनुष्य के शरीर को नुकसानदायक ना हो मनुष्य के शरीर के लिए। और औद्योगिक मनोविज्ञान, ये 4 स्तंभ की बात की गई है सुकार्यकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है सुकार्यकी की आवश्यकता। कि सुकार्यकी की आवश्यकता क्या है, कि कार्यस्थल पर सुकार्यकी की आवश्यकता का उपयोग निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है निरापद और बेहतर स्वास्थ्य निम्न द्वारा पाया जा सकता है। मतलब जहां पे काम किया जा रहा है वहां पे इस तरीके से काम हो कि किसी प्रकार की चोट ना लगे, कोई गंभीरता ना हो,
मानवीय त्रुटि होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना में कमी लाना। जो भी उपकरण उस काम को करने के लिए लगाए जा रहे हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि मनुष्य के साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बेहतर प्रभावी रोजगार के लिए निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए त्रुटियों में कमी लाकर, चोट ना लगने देना या उसमें कमी लाकर। फिर है रोजगार प्रभाविता में वृद्धि द्वारा, सुविधाजनक कार्य परिस्थितियों के द्वारा रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करके। मतलब सुकार्यिकी की क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता है कि अगर जिस एरिया में भी काम किया जा रहा है वहां पे अगर सुविधाएं रहेगी, जो वहां के कर्मचारी हैं, तो वहां पे जो काम की उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, वहां पे दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, और सही रूप से उस काम का रोजगार में जो भी उन व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है उन्हें उनसे संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे काम ज्यादा करवाया जाए और उसके बदले उनको वेतन ना दिया जाए या कम दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सुकार्यिकी की आवश्यकता होती है। सुकार्यिकी के लाभ क्या हैं? चोट और दुर्घटना के जोखिम को कम करना, उत्पादकता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना और कार्य दोबारा करने की आवश्यकता को कम करना, दक्षता को बढ़ाता है, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं, तनाव के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके लाभ को अगर हम समझें तो अगर हम कंप्यूटर को अगर मनुष्य जीवन में ऐड समझावा माने कि कंप्यूटर का क्या रोल है मनुष्य के जीवन में, तो उन्होंने जैसे ही कंप्यूटर यूज करना शुरू किया मनुष्य ने, तो काम की स्पीड बढ़ गई। जितना एक मनुष्य काम कर सकता था, कंप्यूटर उससे ज्यादा काम कर सकता है। और उसमें इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कि गलतियां कम होती है। यही अगर हम मैन्युअली काम कर रहे होते हैं तो उसमें त्रुटियां ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और कार्य को दोबारा करना, अगर हम एक बार सेव कर देते हैं तो वो लंबे समय तक सेव होके रहता है। और इसका स्वास्थ्य पर, एक मनुष्य लगातार रह के काम करे तो उसको ज्यादा टाइम लगता था, अब कंप्यूटर के यूज से उसमें कमी आई है। अब व्यक्ति की जल्दी ही काम को कंप्लीट कर सकता है, उसका तनाव कम हुआ है और कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाता है। तो इस तरीके से हम जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं वहां पे हमें सुकार्यिकी का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं उनको उचित वातावरण दिया जाना चाहिए। जो जिन औजारों का वो यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, उनके कारण किसी प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उद्यमिता। उद्यमिता किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? तो उद्यमिता एक नया और नव प्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। उद्यमियों का कार्य किसी उत्पाद को उत्पादन या डिजाइन के प्रतिरूप में नव प्रवर्तन, आविष्कारकों द्वारा बदलना होता है, अथवा नई तकनीकी विधियों, सुधारों के द्वारा नई उपयोगी वस्तुओं और पुरानों को नए तरीके से बनाना है। एक उद्यमी व्यक्ति वह होता है जो नई सोच को विकसित करता है, नवाचार को लाता है। एक नई सोच, जैसे आप देखेंगे कि ओला जो गाड़ियां चल रही हैं, तो उसके लिए कोई ऑफिस नहीं बने हुए हैं, वो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें आप जहां खड़े होते हैं वहीं पे आप वहां पे बुकिंग करवा सकते हैं। आपके पैसे आप पेटीएम के द्वारा दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। किस आधार पे उपलब्ध हो गई है? एक नई सोच के आधार पर उपलब्ध हो गई है। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो इस प्रकार के परिवर्तनों को एक उद्यम या व्यवसाय के माध्यम से पूरा करता है। उद्यमी संस्थानों और अर्थव्यवस्था को अपनी कुशार्ग बुद्धि से उठाता है और उसे यह एक नए संगठन का रूप ले सकता है। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। मतलब उसके दिमाग में कोई सोच डेवलप हुई, कोई नया आइडिया आया, उसके ऊपर उन्होंने नया काम किया, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, जोखिम लेने की पावर अपनी बढ़ाई। तो वह कौन व्यक्ति है? वह एक उद्यमी व्यक्ति है जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है। एक उद्यमी नवप्रवर्तक, रचनात्मक, सुव्यवस्थित, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। भारत में ऐसे उद्यमियों को श्रेष्ठ उदाहरण है जिनके पास वस्तु को देखने के लिए कल्पना, दृष्टि और विचार थे। उसमें तीन
महान व्यक्तियों के नाम है यहाँ पे जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। श्रीमान नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने अपने खुद के व्यवसाय डेवलप कर लिए हैं, उनका खुद का बिजनेस है, जिनके नाम आप सभी जानते हैं। तो अब ये जो व्यक्ति थे उनके मन में एक जोखिम उठाने की क्षमता थी, वो एक नव प्रवर्तक थे, रचनात्मक, सुव्यवस्थित लोग हैं, जो कि उद्यमी व्यक्ति वे लोग हैं जो कि नए विचारों को लेके आते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। आरंभ किए गए संगठन के प्रकार पर निर्भर उद्यमी गतिविधियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। उद्यमी व्यक्ति छोटी व्यक्तिगत परियोजनाओं, सूक्ष्म इकाइयों से लेकर कई बार अंशकालीन उद्यम तक होती है। इसके अतिरिक्त इनके प्रमुख औद्योगिक संस्थान भी होते हैं जो उद्यमी के अतिरिक्त अनेक लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उभरते उद्यमियों की सहायता के लिए आज कई प्रकार के संगठन उपलब्ध हैं, जिसमें राजकीय एजेंसियां, वैज्ञानिक संस्थान और संगठन, वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक और कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं सम्मिलित है। ये जो उद्यमी व्यक्ति हैं वो नई सोच को डेवलप करते हैं और उन्होंने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं और वो नए सिरे से काम कर रहे हैं और उसमें नवाचार को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां लाकर नए उद्यम प्रारंभ किए जा रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है कि उद्यमियों के लक्षण क्या हैं, क्या गुण और लक्षण होते हैं कि जो उद्यमी व्यक्ति है वो कड़ी मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने और करने का ज्ञान और कौशल होता है, उन्हें वित्त, सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन के कौशल होते हैं कि किसी भी व्यक्ति से अगर काम करवाया जाए तो कितने समय के लिए करवाया जाए, किसी सामग्री को वो किस तरीके से यूज करते हैं, किसी काम की योजना किस प्रकार से बनानी है और उस काम को किस तरीके से क्रियान्वित करना है, उनमें जोखिम उठाने का साहस होना, एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता और तत्परता होना, आरंभ किए गए कार्यों के लिए आवश्यक कौशलों को सीखने और प्राप्त करने की योग्यता होना। जरूरी नहीं होता है कि हर कौशल और स्किल हर किसी के अंदर, हर किसी व्यक्ति में होते हैं, यह व्यक्ति सीख भी तो सकता है। तो ये जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं ये नए विचारों को सीखते हैं और उसमें योग्यता प्राप्त करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता, यथार्थवादी होना, आसान समाधानों की अपेक्षा ना करना, मतलब उन्हें पता है कि वो जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर उन चुनौतियों से वो घबराते नहीं है बल्कि उनका सामना करते हैं, क्योंकि जो काम करेगा उसमें गलतियां भी होंगी। ऐसा नहीं है कि गलतियों के डर से काम को करना छोड़ दिया जाए। तो जो उद्यमी व्यक्ति हैं वो नए सिरे से नई सोच के साथ काम करते हैं। गतिरोध, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की योग्यता, भागीदारी विकसित करना, कार्यनीति बनाना, तालमेल बनाने की योग्यता रखना, समझौता करने, कार्यनीति और प्राथमिकता को देखने की योग्यता होना, मतलब कोई व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है और उसमें क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसके बारे में देखने की योग्यता होना, विनम्र होना, संकट की स्थितियों से निपटने की योग्यता होना, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना। संक्षेप में उद्यमी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए, नव प्रवर्तनकारी होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, लक्ष्य अभिमुखी होना चाहिए, उद्यमी को सीधी कार्रवाई करने और कार्य करने के लिए अधिक प्रभावी तरीकों का पता लगाने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ लक्षण दिए गए हैं जिसे कि आपको याद करना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एक उद्यमी व्यक्ति किसे कहेंगे और उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, तो आपको अपने आंसर इस तरीके से तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी यूनिट फर्स्ट यानी लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके नोट्स बनाएं, इसे याद करें और अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे जो कि लेसन सेकंड है, वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। जब तक आप इसे पढ़ें और प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स आप लाइक किया करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू।